वैसे तो ये BSPCL जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसको देखकर ये डिज़ाइन किया गया प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट आज का 8वां है और ये जो है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क हो गए, टेक्नीशियन हो गए या स्टोर असिस्टेंट हो गए, जितने भी BSPCL के GK GS के जो क्वेश्चन रहेंगे उसका प्रैक्टिस सेट ये है। लेकिन यदि आप जो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार SSC हो, SSC CGL हो, बिहार SSC CGL हो, या आप रेलवे का भी दे रहे हैं, इवन SSC का भी दे रहे हैं, तो जितने भी GK GS के क्वेश्चन रहते हैं वो सारा जो है आपको हेल्पफुल रहेगा इससे, क्योंकि इसमें साइंस भी रहता है एज वेल एज आपको GK GA भी रहता है, तो आपको दोनों में हेल्पफुल रहेगा ये प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट आज का 8वां होगा। तो क्या कुछ क्वेश्चन है ये हम लोग जो है बारी बारी से धीरे धीरे से बात करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8वां देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 8वां जो है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो उस पर जुड़ जाइए। तीनों का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही अगर कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो, मैं वहाँ अपडेट देता हूँ। और प्लस इसका जो PDF है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिफू दर्रा। दिफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। तो दिफू दर्रा जो है ये आपको दिफू दर्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है, तो इसका हो जाएगा दिफू दर्रा। अब देखिए दिफू दर्रा जो है भारत, चीन और म्यांमार जो है इसका मतलब सीमाओं के क्षेत्र के चारों ओर एक पहाड़ी दर्रा है। दिफू दर्रा जो है आपको भारत, चीन और म्यांमार गया, और ये जो है मैकमोहन जो है आपको रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक कीर्तिमान प्रथम के पूर्ववर्ती थे। विक्रमादित्य प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि पुलकेशिन प्रथम जो थे चालुक्य शासक कीर्तिमान प्रथम के पूर्ववर्ती थे। तो अब ये जो पुलकेशिन प्रथम है इसकी मैं बात करूं कि कौन से ईस्वी के बीच हुए थे। ये 550 ईस्वी से 556 ईस्वी के बीच में, 566 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल चला था। और ये जो है पुलकेशिन प्रथम, ये बादामी या इसको वातापी भी कहा जाता है, अपना राजधानी बनाए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। और उसके बाद इसकी मैं और आगे की बात करूं तो कीर्तिवर्मन जो था प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय, ये जो है आपको कीर्तिवर्मन प्रथम, ये जो है आपको पुलकेशिन द्वितीय जो है इसके बाद ये जो है शासन शुरू किया था पुलकेशिन द्वितीय के प्रथम के बाद कीर्तिवर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल हुआ था कितना, इसका 566 हुआ था। तो 566 के बाद 597 के बीच में इसका शासनकाल रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में महाबलीपुरम स्मारक अवस्थित है। महाबलीपुरम अगर बात करें तो ये जो है महाबलीपुरम का मूल नाम, जो अगर बात करें कि महाबलीपुरम शब्द का मूल नाम क्या हुआ, तो ये जो है ममल्लापुरम से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका मामला शहर जो है एक शहर था, मामला शहर, जिसको योद्धाओं का शहर कहा जाता था। तो उससे ही ये महाबलीपुरम जो है उत्पन्न हुआ, स्मारक उसी से ही आया हुआ है। और मामल्ला पल्लव राजा नरसिंह प्रथम की उपाधि थी। नरसिंह मामल्ला, ये पल्लव राजा जो थे, राजा नरसिंह राव प्रथम जो थे। अब बात करूं कि राजा नरसिंह वर्मन प्रथम कौन से ईस्वी के बीच में थे, तो 630 से 670 के बीच में राजा नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल था। तो इसका ज़्यादा डीप में नहीं जाते, तो इसका जो है हम लोग अगर बात करें महाबलीपुरम स्मारक, तो ये तमिलनाडु में, ये स्टेटिक्स के रूप में भी आप इसको कवर अप कर सकते हैं।
अगला प्रश्न कर रहा है कि लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? लो आयरन ऑक्साइड, कार्बनिक पदार्थ, फास्फेट और नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लो आयरन ऑक्साइड। लेटराइट मिट्टी जो है मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो लो आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है। और लेटराइट मिट्टी में जो है बॉक्साइट या फेरिक ऑक्साइड से भरपूर होता है। लेटराइट मिट्टी जो है ये क्या होता है कि बॉक्साइट और फेरिक ऑक्साइड से मतलब भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी संजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डैश कहा जाता है? उत्तक, एंजाइम, कोशिका, प्रोटीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम। तो अगर ये इसका बात करूं कि कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना उत्प्रेरक के रूप में जो काम करेगा कोई सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। बाजार में उपलब्ध ये जो है अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाले ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ये जो है बाजार में जो उपलब्ध होगा अन्य ऋण की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाले ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुलभ ऋण। सुलभ ऋण मूल रूप से बाजार में उपलब्ध जो होता है अन्य ऋण जो इतना भी ऋण होता है उसकी तुलना में तुलनात्मक रूप से उदार नियमों और शर्तों पर दिया गया ऋण होता है सुलभ ऋण, जिसको सॉफ्ट लोन भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? ये आपको बताना है। उसका ऑप्शन है आपको कि कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने जो है, अगर मैं बात करूं कि तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार समिति का गठन किया था। कौन से ईस्वी में राजमन्नार समिति का गठन का विस्तार किया था? 27 मई को किया था 1971 में। 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किया था। और राजमन्नार समिति जो था 1971 में जो गठन हुआ था इसको अनुच्छेद 356, 357 के तहत हटाने की सिफारिश भी किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है? ये आपको बताना है कि द प्लेग ऑफ अस, राइजिंग हिट, जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन, और फोर्थ है आपको द लोनलीनेस ऑफ हीरा बरुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन। ये जो है आपको ये दीपा अनापरा का ये जो है पहला उपन्यास था। ठीक है, जिसमें बच्चों के लापता होने की ये जो बात है, जितना भी मतलब बच्चा सब जो लापता हुआ था उससे जुगी झोपड़ी से रिलेटेड ये सब इस बुक में दिया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 जो है ये आपको भारत के संविधान का अनुच्छेद 7 जो है पाकिस्तान के कुछ प्रवासी की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। नागरिकता के अधिकार दिया गया वो अनुच्छेद 7 में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अगले प्रश्न की ओर कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कौन से इस पर 1914 से 18 के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और 1939 से 45 के बीच में हुआ था द्वितीय। 1 सितंबर 1935 से 2 सितंबर 1945 में हुआ था सेकेंड, और फर्स्ट 1914 से 18 हुआ था। तो 1914 से 18 हुआ था, तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1914 से 18 के बीच में इसका जो कार्यकाल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का था, मतलब द्वितीय मतलब सेकेंड, 1910 से 16 के बीच में था। 1910 से 16 में, तो 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध था, तो इसलिए 1910 से 16 के बीच में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अगर मैं पूछूं कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलते अगले प्रश्न की ओर कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष होता है संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल, और या तो 65 वर्ष की आयु तक। मतलब संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो है, और अगर मैं बात करूं कि ये जो हुआ था कि स्थापना जो हुआ था यूपीएससी का 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुआ था। इसको स्टैटिक्स के रूप में आप रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष और या मैक्सिमम 65 वर्ष तक। अगला प्रश्न कहता है मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? तो इसका आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का जो भाग है कौन? मेक्सिको खाड़ी और लेब्राडोर सागर
ये जो है अटलांटिक महासागर के पार्ट है। अटलांटिक महासागर जो है विश्व के 5 महासागर में इसका दूसरा स्थान आता है, मतलब 5 गो महासागर है, उसमें जो है इसका सेकंड स्थान है। पहला तो प्रशांत महासागर हुआ, फिर हिंद महासागर हुआ, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर होता है। तो इसमें जो है आपको सेकंड स्थान इसका है। चलते अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी? रंगराजन समिति 1988 ईस्वी। उसके बाद मैं आगे बात करूं तो इसका सेकंड स्थान है सेरा समिति, सेरा कमिटी। थर्ड है सराफ समिति और फोर्थ है उर्जित पटेल समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सराफ समिति, सॉरी सेरा समिति। सेरा समिति जो है 1995 में हुआ था सेरा समिति। ये जो है आपको EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और जो जितना भी मतलब अन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान होता है इस पर एक समिति का गठन किया था जिसको सेरा समिति 1995 कहा जाता है। चलते अगला प्रश्न। 1928 में सैमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नागरिक सदस्य का स्वागत किया जाएगा? सैमन वापस जाओ, स्वागत है सैमन, ब्रिटेन में रहो, भारत से दूर रहो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सैमन वापस जाओ। नारा लगाया गया था कि सैमन वापस जाओ, सैमन वापस जाओ, ये नारा लगाया गया था जब ये जो है वापस आया था किसमें 1928। लोगों ने क्या लगाया था सैमन गो बैक, सैमन गो बैक। यहाँ उल्टा दिया हुआ है गो बैक, इसे क्या था सैमन गो बैक। और काले झंडे सबका प्रदर्शन किया गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया, हड़ताल किया गया था काले झंडे का 1928 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे क्या कहा जाता है? जयमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, तापमंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक जो है अगर बात करो तो पतली परत होती है, और यहाँ मैं बात करूँ पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे क्या कहता है? वायुमंडल कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्वारेजिया नाइट्रो हाइड्रोलिक अम्ल का एक विलयन होता है। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिक के साथ मिलाने पर विस्फोट हो जाता है। एक्वारेजिया का विलयन एक बहुत ऊर्जायुक्त और विस्फोट संभाव्यता वाला होता है। इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ये हो गया। इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, मतलब हाइड्रोक्लोरिक HCl और नाइट्रिक अम्ल जो है 3:2 का मिश्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलते अगले प्रश्न की ओर। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि 1923 में जो है CR दास और वो जो है मोतीलाल नेहरू जो है ये आपको स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। और अगर इसमें मतलब अगर 1930 ईस्वी है, अगर डेट पूछ दे तो 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। और 1930 में जो हुआ था ये पार्टी का जो है आपको कांग्रेस में विलय हो गया था। तो अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? माही की एक सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। सोम, जाखम, अनास और तेंदुनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तेंदुनी। तेंदुनी जो है माही नदी का ये आपको सहायक नदी नहीं है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के ये आपको धार जिले से, धार जिले के मिंडा गांव से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर माही नदी की आपको सहायक नदी की बात करूं तो सोम होता है, जाखम होता है, अनास होता है, मोरन होता है और भादर होता है, लेकिन तदोरी नहीं होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाने जाते हैं? विक्रमादित्य, भारत के नेपोलियन, प्रभाकर, सेंट्रोकोटस। इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप लोगों का कितना स्कोर आया टोटल में, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और साथ ही इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और इसमें जो है आपको प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाते रहिएगा। आप PDF भी आपको इस पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।